हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव, हमारा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जाने वाले हैं प्रकाश क्या होता है, उसका हम पूरे डिटेल में वीडियो डालेंगे। ठीक ना दोस्तों, आज हमारे साथ आप बने रहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें प्रकाश होता है क्या। प्रकाश एक ऊर्जा है, या प्रकाश एक कण भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। कण जो होता है एक पैकेट होता है, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना रहता है। उसके बाद हम यहाँ आपको आज बताएंगे सब कुछ, जिस तरह का सिंपल डिफिनेशन होता है। तो हम यहाँ देखिए लिख दिए प्रकाश क्या होता है। एक प्रकाश एक ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को हम देखते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको हम जब विद्युतीय चुंबकीय तरंग पढ़ा रहे थे साउंड और वेव में, हम आपको बताए थे कि 7 विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। गाय आवाजो इन्फा मारे, ये सूत्र ये हम लिखे थे, आपको याद होगा तो। गाय अबीजू इन्फा मारे, ये हम आपको बताए थे। गामा ए से एक्सरे, और से अल्ट्रावायलेट, वी से विजुअल, ई से इंफ्रारेड, मा से माइक्रो, र से रेडियो, ये हम आपको बताए थे इंग्लिश में। तो हम अब इसका सब डिटेल बताए थे, किसमें आवृत्ति बढ़ता है, किसमें आवृत्ति घटता है। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लीजिए। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का ट्रिक था, कह सकते हैं आप। यहाँ तक तो आपको समझ में, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम आपको बताए थे कि प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग, विद्युतीय चुंबकीय तरंग 7 होता है। हम ये सब आपको बता चुके हैं। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, जो स्वभाव में अनुप्रस्थ होता है। स्वभाव क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बोल देते हैं। स्वभाव जैसे आपका चाल चलन, नया जब किसी के शादी होता है ना, नया गांव जवार में, तो क्या होता है कि कोई बूढ़ी आती है पूछने के लिए उसके सौस से, तोर पुतो केहन छो, तो ठीक कलक स्वभाव केहन छो कर, तो क्या कहती है औरत बुढ़िया को, समझते हैं, वो कहती है कि ठीक छे, मतलब स्वभाव में ठीक छे। तो मतलब चाल चलन केहन छे, इस बात को दर्शाता है कि स्वभाव उसका क्या है। जैसे आप कैसे रहन सहन रहते, वही आपका स्वभाव, आपका बातचीत करने का क्या तरीका है, जिसे आपके बातचीत करने का क्या स्वभाव। कुछ ना कुछ सब आदमी का अपना स्वभाव होता है, वो कैसन रहता है या कैसन रहती है। ठीक ना, अगर कोई पूछने आता है, जैसे नया नया आपका शादी हुआ, तो आपको घर पर भी आपसे पूछने आएगा आपकी मम्मी पापा का, जे पुतो केहन छो बता, तो क्या कहती है, पुतो ठीक छो। वही 2 साल के बाद पूछने आती है, पुतो केहन छे बता, की कहती है, एहन पुतो बेटा मरिए किया न जाए। तो ये स्वभाव का नेचर है, किसको दर्शाता है, स्वभाव को। तो इसलिए आपको हम बताएं प्रकाश का स्वभाव क्या होता है दोस्तों। तो प्रकाश का स्वभाव भी अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य हम आपको बहुत अच्छा से बताए हैं कि अनुप्रस्थ जो होता है श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। अनुदैर्घ्य संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ता है। हम आपको ये डिटेल बता चुके हैं। तो आपको बता दी प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ है, स्वभाव में क्या है, और ये विद्युत उदासीन होता है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे विद्युतीय चुंबकीय वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ा रहे थे हम आपको बताए थे कि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जो सब विद्युत उदासीन होता है। उदासीन कहने का मतलब इस पर नहीं पॉजिटिव चार्ज होता है और नहीं निगेटिव चार्ज होता है। नहीं पॉजिटिव चार्ज होगा और नहीं निगेटिव चार्ज होगा, तो ये चटर पटर नहीं करेगा। चटर पटर नहीं करने के कारण वो हम आपको बता रहे हैं, जैसे जिस तरीका अभी मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनना शुरू होता है, तब तक वो चटर पटर नहीं करता। जब ये बनना शुरू हो जाता है तो उसको चटर पटर इधर उधर करना शुरू कर देता है। आपको हम ये बता चुके हैं, देख लीजिएगा, हमारा वीडियो बना रखे हैं इस पर हम, जिसे 12 वर्ष का अवस्था में लड़की का, 14 वर्ष का अवस्था में लड़का का, हाँ यही, ठीक ना मित्रों। उसके बाद हम आपको बताइए क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन कहने मतलब नहीं इस पर निगेटिव चार्ज होता है, नहीं पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर निगेटिव चार्ज रहता ही तो पॉजिटिव की ओर चले जाता, पॉजिटिव चार्ज रहता है निगेटिव की ओर चले जाता। ठीक ना मित्रों, ये इस पर कुछ नहीं था। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसका ये देखिए क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे प्रकाश अंतरिक्ष से आता, ऊपर से आता, तो सब जगह तो भाई हवा है नहीं, निर्वात से आता है माध्यम, जैसे हवा में, तो क्या होगा, निर्वात से आता है सघन माध्यम में, निर्वात से माध्यम में क्या होता है, जैसे ये आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है, तो क्या होता है, देखिए प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, सबसे 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ हम नहीं लिखे ताकि वो सबको याद रहता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखे। 3 गुना 10⁸ होता है मीटर पर सेकंड में, ठीक ना।
मित्रों। तो उसके बाद हम आपको जैसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो क्या होता है, जैसे प्रकाश जो आता है तो ऊपर में तो कोई हवा हुआ है नहीं, उसके बाद हवा में आता है तो विरल से जो सघन में आएगा, जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगा तो क्या होगा, यहाँ हम लिख देंगे जिसके उसका तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, तरंगदैर्घ्य घट जाएगा तो उसका स्पीड भी घट जाएगा। अगर तरंगदैर्घ्य, देखिए इसका एक हम फॉर्मूला भी बताए थे, वेवे में बताए थे, v बराबर n इंटू लैम्डा। अभी तक ये सब वेवे का आ रहा है, साउंड वेव का बात आ रहा है। ये आपको हम बताए थे, इसमें क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ जाएगा तो ई घट जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक ना दोस्तों। ये हम आपको बताए थे v इंटू n इंटू लैम्डा। उसके बाद क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। क्या होता है मित्रों, जब उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाएगा तो दूर तक नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक है, जिसका वेग बदल जाएगा तो दूर तक, वेग घट गया तो दूर तक नहीं जा पाएगा। इसलिए ठोस में प्रकाश बहुत कम जाता है, सबसे ज्यादा प्रकाश निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में जाता है। यही प्रकाश का चलने का रास्ता है। उसके बाद बताए जिस माध्यम प्रकाश का वेग बढ़ता है वो विरल माध्यम होता है, ये हम आपको कल विरल कहते हैं, और जिसमें घटता है उसे हम सघन कहते हैं। सघन, जैसे विरल से सघन में आएगा तो उसका वेग घट जाएगा, ठीक ना मित्रों। विरल से सघन में आएगा तो उसका वेग घट जाएगा, और सघन से विरल में जाएगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा। ये होता है प्रकाश। उसके बाद हम आपको बता दें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर, तो आप नमने से पढ़ते आ रहे हैं, जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, जैसे अभी प्रकाश आ रहा है, इस पर टकरा रहा है, उसके बाद यही माध्यम में लौट जाता है, तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जब कोई प्रकाश, जब किसी प्रकाश चिकने सतह या कोई सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता है, चिकना सतह रहेगा तो बहुत ज्यादा लौटेगा, वही बात है ना, ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, तो वही माध्यम अगर लौट जाता है तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सीधा हमारे आंख पर वस्तु नहीं आया तो पहले जिसे इसको हमको देखना था, यहाँ पर पड़ा प्रकाश, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख पे आता है, तभी हम उसको देख पाते हैं, ठीक ना दोस्तों। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत, इधर का साउंड वेव का बात था जो जितना हम बोले हैं, ठीक ना। उसके बाद हम आपको बताते हैं प्रकाश, जैसे प्रकाश जब किसी प्रकाश का परावर्तन, जब आपसे कोई पूछेगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश किसी माध्यम में आता है उस पर टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी प्रकाश को परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन को, आने वाली किरण को इंसिडेंस रे कहते हैं, आपतित किरण, यहाँ लिख दिए, देखिए इंग्लिश में भी इंसिडेंट रे, और जाने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे या यहाँ परावर्तित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, आने वाले रे को इंसिडेंट रे और जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इतना आप समझ गए। उसके बाद हम एक बात लिखे, देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलते हैं उसे हम नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये काल्पनिक होता है, जैसे यहाँ कोई प्रकाश आया उसके बाद हमारे आंख पर पड़ा, तो यहाँ जैसे कोई प्रकाश, यहाँ बनाने तो जैसे यहाँ कोई प्रकाश पड़ा, उसके बाद ये प्रकाश हमारे आंख पर आ गया, इसी को कहेंगे आई, इसी को कहेंगे आर इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, उसके बाद इसको बोलेंगे नॉर्मल। ये जो है ये नॉर्मल है। इधर हम अलग में आपको इसके बारे में अच्छा से बताएंगे डिटेल से। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मित्रों, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो उसके आगे हम आपको बताते हैं। उससे पहले तो हम आपको बच्चा वाला सब कुछ बताए थे, परावर्तन किसे कहते हैं। आप समझ के परावर्तन किसी सतह से टकराकर और उसी माध्यम में लौट जाता है तो परावर्तन उस कहते हैं। परावर्तन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, कब परावर्तन होगा कब नहीं होगा, हम आपको सब बताते हैं। देखिए पहले हम आपको बताते हैं, देखिए परावर्तन होने के लिए जैसे ये यहाँ पर कोई लाइट आया, यहाँ पे कोई आया, समझिए यहाँ आया, यहाँ से फिर चला गया, यहाँ से टकरा करके वापस जाएगा ना, तभी तो हमको दिखेगा। यहाँ से टकरा करके ये हमारा आंख पर चल गया, ये हमारे आंख पे चले आए, यहाँ से टकरा कर ये हमारे आंख पर गया तो हमको ये दिखा। उसमें इसमें होता है क्या क्या ये बता दो कि इस जो किरण यहाँ आया उसको हम आपतित किरण कहेंगे, इंसिडेंस रे कहेंगे। जैसे जो किरण ये बोर्ड पर पड़ा, जो किरण यहाँ आया, जैसे ये मिरर हम बना दिए हैं, मिरर को कलई किया जाता है, याद रखिएगा AgBr से, सिल्वर ब्रोमाइड से।
ये मिरर जो है, मिरर कलर किसे क्या आता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड से, याद रखिएगा, ये पूछता है कभी का। उसके बाद जो इस पे किरण आया, जैसे इस पे आई बोर्ड पे किरण आया तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, यहाँ से जो गया इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ये एक हम लोग मान लेते हैं विजुअल के लिए, इसको मान लेते हैं ये नॉर्मल है, इसको क्या बोलेंगे, मानेंगे ये नॉर्मल है। देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ऐसे ये होता नहीं है नॉर्मल, बस एक हम मान लेते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसको क्या बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल मतलब इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक ना दोस्तों, देखिए हम यहाँ लिखे हैं आपतन कोण किसे, जिसे इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक ना, इसको बोलेंगे आपतन कोण। अभिलंब से देखिए नॉर्मल से ये दूरी होगा, उसको इंसिडेंस रे का, उसको बोलेंगे आपतन कोण। और उसके बाद नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे का होगा, रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण का होगा, उसको बोलेंगे परावर्तन का कोण, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक ना दोस्तों, यहाँ देखिए हम लिख दिया आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोलेंगे। आपतित किरण, ये आपतित किरण हुआ, इसके बाद ये अभिलंब हुआ, इसके बीच के कोण को आपतित, इसको ये जो है इसके बीच के कोण को क्या बोलेंगे हम दोस्तों, अभिलंब और आपतित किरण के बीच को बोलेंगे हम अभिलंब और आपतित किरण को बीच के एंगल का हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इंसिडेंस एंगल। मतलब आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण क्या बोले, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच की दूरी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम दोस्तों, आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसे बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड किसे बोलेंगे, परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण है एवं अभिलंब के बीच के दूरी को, बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। अभिलंब के बीच के कोण को आपतित कोण और परावर्तित कोण के बीच के कोण को अभिलंब कोण कहेंगे। ठीक ना दोस्तों, देखिए इस यहाँ आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ, हम आपको फिर से बता रहे हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहेंगे। ठीक ना, देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण कहेंगे। आपतित किरण एवं अभिलंब के, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतित किरण, ये आपतित किरण का एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। समझ गए आप, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतित किरण, अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तित एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहेंगे। ठीक ना, रिफ्लेक्टेड एंगल इसको बोलेंगे। यहाँ तो आप समझ गए दोनों पॉइंट को। उसके बाद तीसरा हम आपको बता दें, परावर्तन ये बता दिए। उसके बाद परावर्तन होने का कंडीशन होता है, दो कंडीशन होता है, हम दोनों बता दें। एक कंडीशन आपको करके बताते हैं, अभिलंब तथा आपतित किरण तथा अभिलंब तथा परावर्तन किरण तीनों एक ही तल में होना चाहिए। हम यहाँ क्या बोला मित्रों, देखिए आपतित किरण ये किरण जो आया इसको बोलेंगे आपतित किरण। उसके बाद अभिलंब, ये हुआ अभिलंब तथा परावर्तित किरण मतलब ये गया जो परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तीनों एक ही तल में मतलब क्या, तीनों एक ही जगह होना चाहिए। तीनों नहीं कि एगो यहाँ है, नहीं कि एगो यहाँ है, नहीं एगो यहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए। इस टाइप का नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप का होगा तो वो परावर्तन नहीं होगा, तब परावर्तन नहीं हो पाएगा। ठीक ना दोस्तों, क्या बोल रहे थे, देखिए पहला नियम, परावर्तन होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला नियम क्या है हम आपको बता रहे हैं, आप समझिएगा। देखिए पहला नियम क्या, आपतित किरण मतलब कि जो किरण इधर से आया उसको आपतित किरण और उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए मित्रों, एक ही तल में होना चाहिए। अगर एक तल में नहीं हुआ तो परावर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर एक तल में नहीं हुआ, जो एगो यहाँ है, एगो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, इस टाइप में परावर्तन होगा। देखिए तीनों एक तल में है नहीं है, यही देखिए अभी इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, देखिए तीनों एक ही तल में हो गया। तीनों के तल एक हो गया मित्रों। इसको AgBr से करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड से। कलई की इसको क्या आया था, दर्पण को कलई सिल्वर ब्रोमाइड से, याद रखिएगा। ठीक ना मित्रों, AgBr से। तो क्या पहला कंडीशन क्या है परावर्तन होने का भैया, आप बताइए पहला कंडीशन क्या है परावर्तन होने के लिए। पहला कंडीशन है परावर्तन होने के लिए आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल में होना चाहिए। ठीक है ना, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल में होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है मित्रों परावर्तन का, आपतित किरण, देखिए लिखे आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल में होना चाहिए। एक तल में होने कहने का मतलब क्या, तीनों एक जगह होना चाहिए। तीनों एक जगह होना चाहिए, नहीं कि एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए।
यहां तक आप समझ गए। उसके बाद एक बात हम और आपको बता दें, देखिए कभी भी कोण का जो मेजर किया जाता है, कोण का जो हम लोग नापेंगे, कोण को जो नापेंगे कहां से मानेंगे, ये नॉर्मल से, कभी भी अभिलंब से, अभिलंब के यहां से अभिलंब से नापेंगे कोण को, नहीं कि तल से। याद रखिएगा कोण का जो कभी भी हम लोग नापते हैं, कोण जो हम लोग कभी ज्ञात करते हैं परावर्तन में खासकर, तो हम तल से नहीं अभिलंब से करते हैं, नॉर्मल से करते हैं, ठीक ना। यहां से नॉर्मल से करते हैं, नहीं कि हॉरिजॉन्टल से, ठीक ना मित्रों। हम कहां से करते हैं, नॉर्मल से करते हैं, नहीं कि हॉरिजॉन्टल से, नहीं कि तल से करते हैं। कहां से करते हैं हम लोग, अभिलंब से करते हैं। कौन की देखिए यहां से हम कौन नापेंगे, ऐसे नापेंगे कौन, ठीक है दोस्तों, नहीं कि यहां से नापेंगे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन पूछता है, हम इस पर क्वेश्चन आपको एक बार हम पूरा पढ़ते हैं, याद रखिए। देखिए पढ़िए, आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण एवं अभिलंब के, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण। उसके बाद दूसरा परावर्तित कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जो इधर जा रहा है, उसके बाद अभिलंब के बीच के कोण को, अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद हम आप परावर्तन होने का दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन हम आपको क्या बताया, देखिए पहला कंडीशन होता है कि आपतित किरण एवं अभिलंब तथा परावर्तित किरण तथा तीनों एक ही तल में होना चाहिए। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण क्या होना चाहिए, तीनों एक ही तल में होना चाहिए, तीनों के तल एक ही होना चाहिए, नहीं एगो यहाँ इस टाइप का नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है परावर्तन का, दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये होना चाहिए, मतलब दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। जितना एंगल ये है, अभी तो इसमें हम बनाने के लिए स्टेप कर दिए थे, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होना चाहिए। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, मतलब आपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है परावर्तन के लिए, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना मित्रों। हम आपको फिर से बता रहे हैं, आप देखिए फिर से हम इसको पढ़कर अच्छा से एक बार फिर से हम बता रहे हैं। देखिए हम आपको क्या क्या बताएं, हम आपको बताएं कि आपतन कोण क्या है, आपतन कोण क्या है, तो हम आपको बताएं। देखिए आपतन कोण किसको बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे जे अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कोण को आपतन कोण बोलेंगे, ठीक ना मित्रों। और हम परावर्तन कोण किसे बोलेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण बोलेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम आपको बताएं कि परावर्तन होने का दो कंडीशन है, दो कंडीशन मतलब कि आप जो आया उसको बोलते हैं आपतित किरण, जो आया उसको आपतित किरण, जो गया उसको परावर्तित किरण, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, पहला कंडीशन। उसके बाद दूसरा कंडीशन आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है मित्रों। आप एक क्वेश्चन हम इस पर लिख रहे हैं, आप इसको बनाइएगा, अब ये बनाइए को कितना क्या क्वेश्चन है भाई, चलिए बना एक आपतित किरण, आपतित किरण तल से तल के साथ देखिए क्वेश्चन हम लिखे मित्रों, एक आपतित किरण तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसे परावर्तन कोण क्या होगा। आपतित किरण क्या लिखे, क्वेश्चन देखिए, एक आपतित किरण तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका परावर्तन कोण कितना होगा, बताइए इसका परावर्तन कोण कितना। क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान से फिर हम आपको पढ़ रहे हैं। एक आपतित किरण तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, हम आपको बताए थे कोण का जो मेजर करेंगे, कोण को जो मानेंगे कहां से निकालेंगे दोस्तों, तो कोण हम नॉर्मल से निकालते हैं, याद रखिएगा कोण हम अभिलंब से निकालते हैं, नहीं कि तल से निकालते हैं, याद रखिएगा मित्रों। कोण हम कहां से बनाते हैं, अभिलंब से, नहीं कि तल से। कोण कहां से हम नापते हैं, यहां से नापते हैं, जैसे ये हुआ यहां से नापते हैं, ये हुआ यहां से कोण नापते हैं, नहीं कि यहां से नापते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप भी देखिए, कह रहा है कि एक आपतित किरण तल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आप बनाइए हमारे साथ साथ क्वेश्चन को, एक आपतित किरण तल के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है, मतलब ये 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल है तो 90 डिग्री पर है, तो ये 30 होगा। तो हमसे क्या पूछा,
इसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हुआ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन का दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। मित्रों परावर्तन रिफ्लेक्शन का सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, यही नहीं बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो वही हम बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर तल के साथ अगर 60 डिग्री कोण बनाता है तो नॉर्मल के साथ वो 30 डिग्री कोण बनाए, और नॉर्मल के कोण को मेजर बोलते हैं, नॉर्मल कोण को हम लोग मापते हैं, नॉर्मल कोण को हम लोग मापते हैं। अगर नॉर्मल कोण से हम मापते हैं तो ये 30 डिग्री हुआ, तो ये भी तो 30 डिग्री होगा ना मित्रों। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी तो 30 होगा ना, सेकंड कंडीशन यही नहीं बोल रहा है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है मित्रों, इसका आंसर इसका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्या कि देखिए ये तल के साथ 60 डिग्री बनाया, तो उसके बाद ये नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाएगा, अगर ये अभिलंब के साथ 30 डिग्री बनाएगा तो ये भी 30 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होता है। याद रखिएगा एंगल जो हम लोग मापते हैं, एंगल जो हम लोग ज्ञात करते हैं वो अभिलंब से करते हैं, नहीं कि तल से करते हैं। ठीक है मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले हम टाइम देख लेते हैं कितना है, आगे और पढ़ावे भी छोड़ दे। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वीडियो आज यहीं तक रहेगा। जय हिंद। इसका अगला भी हम आपको डालेंगे, बहुत जबरदस्त अभी इमेज निकालना है, उसके बाद गोलीय दर्पण है, ये सब कुछ हम आपको डालेंगे। साउंड का एक लेक्चर और बच गया है जो हम आपको कभी डाल देंगे। ठीक है ना मित्रों, जय हिंद।